अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का एक और खूबसूरत तरोताज़ा और नया दिन। जुमा मुबारक तमाम देखने वालों को और जुमे की मुबारकबाद के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक असलम। एक नया दिन है, एक नया और खुशगवार दिन के साथ साथ नई नई और खुशगवार खबरें भी हैं, नया एहसास है, नई तमन्नाएं हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और अगेन वही कि जो पुरानी खबरें उसमें कुछ नई और धमाकेदार डेवलपमेंट हुई है जो आज हमने आपके सामने रखनी है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जनाब मौसम बदल रहा है। वो कह रहे हैं ना कि जनवरी फरवरी मार्च गुजरा और दरमियान का जो था अप्रैल मई गुजरने के बाद जून वाला मौसम एकदम से आ गया, यानी एकदम से इतनी गर्मी आ गई। वो लाहौर हो या कराची हो, यानी पंजाब हो या सिंध हो, गर्मी का राज है। इसकी क्या वजह है और गर्मी में आपको क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, कौन सी चीज़ है जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है और कौन सी चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ को ज़्यादा डैमेज कर सकती है। इस टॉपिक पर आज हम तफसीलन बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ हिंदू बरादरी आज एक रंगों भरा खूबसूरत होली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। इस पर भी आज तफसीली तौर पर बात करेंगे। आपने कभी वैसे होली का कोई त्यौहार अटेंड किया? मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने होली खेली ज़रूर है। यानी जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में थी तो एक हमारी यूनिवर्सिटी में इवेंट होता था होली के नाम से, जिसमें हमारे जो हिंदू बिरादरी की बहनें होती थी उनके साथ मिलकर हम होली खेलते थे। खुशियों का दिन हम इसे कहते हैं, वो इसे रंगों का दिन कहते हैं। रंगों का दिन हो या खुशियों का दिन हो, हमें ये एहसास और ये जो जज्बा है कि हम अपनी अक़लियत बिरादरी को इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। आज हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि अगर आप कोई भी कारोबार करने और उससे वुसअत देने का सोच रहे हैं तो ये सेगमेंट ज़रूर देखें। उसकी तशहीर की जाती है और तशहीर करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को पता चले, इसके लिए बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, दीवारों पर इश्तिहारात को लिख दिया जाता है जिससे हमारी दीवारें गंदी हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा स्मार्ट सा तरीका है, यानी सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। दीवारों को गंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है और ये कौन करवा रहा है, आगे चल के इस पे भी हम बिल्कुल। तो इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। इसके अलावा आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन 15 शबान यानी आज की रात बहुत ही खास रात है। आज की रात लोगों की बख्शिश की जाती है, दुआएं कबूल की जाती हैं। जी हाँ, शब बारात की रात है और शब बारात की फजीलत पर भी आज हम बात करेंगे। और शुरुआत जो है वो हम करेंगे सियासी माहौल से, क्योंकि सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है और बहुत कुछ नया हो रहा है। खासतौर पर कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ज्यादा गहमी रही, अदम एतमाद की बातें होती रही, इल्जामात लगते रहे, लोगों के चेहरे सामने आते रहे और ये बातें जो हैं थोड़ी हुकूमत को डिस्टर्ब करती रही। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला कुन इनिंग्स खेलने की अब तैयारी कर ली है। 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। खान साहब ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को ज़मीर फरोश करार दिया, कहा कि अच्छा हुआ ये बेनकाब हो गए, कुछ भी हो जाए NRO किसी को नहीं मिलेगा। अब्बास शब्बीर ने एक खुसूसी रिपोर्ट इस पर तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर तफसीली तौर पर इस पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली बड़ी बैठकों में बड़े फैसले कर लिए गए। स्पीकर असद कैसर को कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने की दरखास्त कर दी गई। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान को ज़मीर फरोश करार देकर सख्त कानूनी और आईनी कार्रवाई की भी ठान ली। तय पाया इस हवाले से स्पीकर को बाकायदा तहरीरी सिफारिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी टीम को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का पुख्ता यकीन, तारीख भी बता दी। कहा 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा, जीत हमारी होगी। आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान, कहा छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, कुछ भी हो जाए ना नजरिए से पीछे हटूंगा, ना ही किसी को NRO मिलेगा। इजलास के शुरा अपोजिशन से मिलने वाले हुकूमती अरकान की तफसीलात देकर हक्का बक्का रह गए। मखसूस नशिस्त पर 3 मुंतखब अरकान से मुताल्लिक तो खुद वज़ीर आज़म का भी हैरत का इज़हार, कहा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोले सिंध का पैसा इस्तेमाल करके अरकान के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं। शुरा से कहा आप तमाम लोग मुतमईन रहें, उनके साथ जो करना है मैं खुद करूँगा। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हमने डिस्कशन करनी है जो कि सियासत से रिलेट है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब। नईम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। हम लोग तो बहुत जोश और जज्बे के साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली फील हो रहा है कि हुकूमत का जोश और जज्बा जो है थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अपोजिशन काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही है इनिंग्स। खान साहब भी ये कह रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक खेलेंगे। आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है? क्योंकि हर गुजरता लम्हा
हर दिन एक नया रुख हम देख रहे हैं कि सियासत नया रुख इख्तियार कर रही है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी, मेरी तरफ से भी आप दोनों को गुड मॉर्निंग और सब देखने वालों को भी गुड मॉर्निंग। खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बददस्तूर वो अपने इस सेंटेंस पर कायम है, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो उनको छोड़ना शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है कल के दिन के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार है और किस तरीके से आइंदा जो 2 हफ्ते हैं उसमें ये जो उन्हें डेंट पड़ा है और ये जितने लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उसको किस तरीके से वो कवर करते हैं। और आया 28 तारीख के बाद 29 को, 30 को या 31 को तहरीके अदम एतमाद का इजलास बुलाया जाता है, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर वो प्रोसेस होता है और वोटिंग होती है, शो ऑफ हैंड होता है, एक साइड पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ वोट करने वाले खड़े होते हैं, दूसरी साइड पर इन हालात में भी उनके हामी खड़े होते हैं, तो क्या इमरान खान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते हैं? कल का जो दिन गुजरा है और जो लोग सामने आए हैं और जो कल से उनके साथ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि अब उन्हें मनाने की कोई गुंजाइश बाकी है। ये वो लोग हैं जब वो दूसरी जमातों को छोड़कर, वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर, वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर या JUIF को छोड़कर या किसी भी धड़े को छोड़कर जब पीटीआई में शामिल हुए थे तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हीरो थे। आज जब वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं तो वो गद्दार कहला रहे हैं और उन पर 20-20 करोड़ पे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। और कल तो रमेश कुमार साहब को नेशनल टीवी पर बैठकर तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गाली तक निकाल दी, जो कि बड़ा ही एक अफसोसनाक रवैया है। और मैं बड़ी इसकी मजम्मत इसलिए नहीं करूंगा कि हम तो जाहिर बात है कि मीडिया का रोल न्यूट्रल होता है, मगर नेशनल टीवी पर बैठकर एक हुकूमती तर्जुमान का ऐसे मौके पर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये इंतहाई जो है एक नाकाबिले बर्दाश्त रवैया होना चाहिए। आज चूंकि होली का दिन भी है, आपने होली का जिक्र भी किया है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि लंदन बड़ा मुतहर्रक है, बिलावल हाउस कराची से बहुत ज़बरदस्त कार्ड खेले जा रहे हैं और कल अपोजिशन ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला है। बज़ाहिर जो लोग मंजर आम पर, इनके अलावा बहुत से लोगों की जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं जो वक्त आने पर जो है वो पीटीआई को छोड़ सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो इत्तेहादी हैं उसमें मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो हैं मोनस एलाई, वो कल रात ही लंदन की फ़्लाइट लेकर रवाना हो चुके हैं और अब तक वो लंदन पहुंच चुके होंगे। और इतलात ये है कि वहाँ वो जहांगीर खान तरीन से मुलाकात करेंगे। वहाँ और भी बहुत सी सियासी शख्सियात मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अब दूसरी तरफ जो है कल और परसों में मुस्लिम लीग काफ हाउस लाहौर में और गुजरात में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाई के बैनर आवेज़ा कर दिए गए थे, उनके नाम के पोस्टर लग गए कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाई होंगे। इसी तरह आज एहतसाब अदालत में पेशी थी आशियाना हाउसिंग केस में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की। तो एहतसाब अदालत के बाद हमें इतलात मिली है कि उसके बाहर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बैनर्स आवेज़ा हैं। दूसरी तरफ जो है वो शेख रशीद साहब ने कल मशवरा दिया है कि सिंध हाउस में जो कुछ हुआ है इसके बाद फौरी तौर पर सिंध में गवर्नर राज जो है वो लगा देना चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिस पर जो है ज़ाहिरी बात है कि पीपल्स पार्टी के अंदर, अपोजिशन के अंदर और MQM के कुछ रहनुमाओं ने भी कल गुफ्तगू की है मुख्तलिफ शोज़ में बैठकर। काफ़ी जो है इस पर एक रिजेंटमेंट सामने आना शुरू हो गई है उनके इस बयान के बाद। इसी तरह शहबाज शरीफ, रोक रही हूँ, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। शेख साहब का आपने जिक्र किया, शेख साहब ने जब ये गवर्नर राज की बात की, उन्होंने साथ एक और भी बात की जो कि बड़ी अलार्मिंग चीज़। उन्होंने कहा कि खान साहब को मेरी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो ये जो वो बात करें कि मेरी बात मान लेते खान साहब, बहुत सारे ऐसे ही खान साहब के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि खान साहब को हमारी बात माननी चाहिए थी। अगर ये सिचुएशन आज पैदा होगी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी बातें नहीं मान रहे थे। तो आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? वो कौन सी ऐसी बात थी जो कि शेख रशीद भी उन्हें कह रहे थे, बाकी जो उनके करीबी रुफ़क़ा है वो भी उन्हें कह रहे थे? देखिए, उसमें जो सबसे
वन पॉइंट एजेंडा अगर मैं उसकी बात करूं, जो बात तकरीबन हर मीटिंग में होती रही, और अब जब हालात ख़राब होना शुरू हुए, जब अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक की तरफ निकली, उस वक्त जो उनके मशीरान और जो शेख रशीद साहब जैसे करीबी दोस्त थे और उनके कोर कमेटी का हिस्सा थे, वो सबसे बड़ा जो मशवरा देते रहे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए। 3.5 से 4 साल का जो टेनोर था उनको तब्दील किया जाए और यहाँ किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए जो पंजाब के मसाइल को सही मानों में हल कर सके और पंजाब के अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ हो। मगर कप्तान जो है वो बददस्तूर अपने वसीम अकरम प्लस को जो है वो कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। और कल जितने भी मुनहरफ जो अरकान हैं बकौल हुकूमत वक्त, बकौल PTI, जो मुनहरफ अरकान हैं उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक पंजाब से है। और मुझे इस बात पर थोड़ा सा वो तशवीश हो रही थी कि उन अरकान ने जो गुफ्तगू की नदीम मलिक साहब से और समा से सिंध हाउस के अंदर, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो मसाइल थे, उन पर बात अभी तक किसी हुकूमती रहनुमा ने नहीं की। ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात पर अभी तक कोई बात की गई है। क्या वाकई उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे? जिन मसाइल को वो लेकर नाराज़ हुए, जिन मसाइल के ना हल होने की वजह से उन्होंने PTI से इनहराफ करने का फ़ैसला किया और इस अदम एतमाद की सूरत हाल में और इस एक नाजुक मरहले में हुकूमत वक्त का जो है साथ ना देने का फ़ैसला किया, क्या वाकई वो तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे? उसमें ज़्यादातर बल्कि मैं कहूँगा कि 99% जो मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वज़ीर आला पंजाब की जो बैड गवर्नेंस है, बकौल मुनहरफ अरकान के, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, जितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से हो, उनका ताल्लुक वस्ती पंजाब से हो, उनका ताल्लुक पंजाब के किसी भी इजला से हो, उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने और उनके जो है वो मसाइल सुने और 4 साल में जिस तरह बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि मसाइल पर बात नहीं की गई है, उल्टा जितने भी मुनहरफ अरकान हैं उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए हैं। अगर हम पहले से लेकर अब तक की सिचुएशन को देखें, इब्तदा में जब बात की गई फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से तो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई जो सिचुएशन है वो PTI के अंदर मौजूद नहीं है। अब जब सब खुलकर सामने आ चुके हैं, पहले बात की जा रही थी कि इत्तेहादियों के साथ PTI के पास अच्छे नंबर्स मौजूद हैं, इत्तेहादी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने जो हुकूमती अरकान है उसमें से भी एक बड़ी तादाद है जो कि सामने आती जा रही है। ऐसे में अब क्या लग रहा है आपको, नंबर गेम के ऊपर अगर देखें तो हुकूमत की पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको? देखें, नंबर गेम की अगर बात करें तो हुकूमत की पोजीशन जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं वो रफ्ता रफ्ता वीक होती चली जा रही है। जो आपने बात की कि उनके जो रुफ़का हैं, उनके जो मशीरान हैं, तो 2 कहानियाँ बचपन से सुनते आए कि एक बादशाह सलामत थे, उन्हें बताया गया कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है तो वो कहते रहे तुम हलवा खाओ, और दूसरी मिसाल थी कि शेर आया और एक वक्त आया कि शेर ने हमला कर दिया। तो शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उनकी जो कोर कमेटी है, उनके जो तर्जुमानों की एक बहुत बड़ी फौज है, वो ये बताती रही कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं पाएगी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में सबमिट करवा दी। सबमिट करवाई, 152 अफराद के दस्तखत थे। अब 152 वो अफराद हैं जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड उस तहरीक पर दस्तखत कर दिए, जो स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। अब उसके बाद 20 मेंबर सिर्फ उनको और जो है अपने साथ मिलाना थे, जिसकी तैयारी वो कर चुके थे, जिसकी तैयारी करने के बाद ही वो अदम एतमाद की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था। और इसमें बहुत बड़ा रोल साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अदा किया। ये बिल्कुल मैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं और इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि कल जितने मुनहरफ अरकान थे पूरे मुल्क में, वो कहीं भी पनाह ले सकते थे इस खदशे के बायस, जिसका इजहार उन्होंने किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें किसी कस्टडी में लिया जा सकता है। मगर उन्होंने पनाह ली सिंध हाउस में। सिंध हाउस को उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह समझा और उन्होंने एतमाद किया आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून लंदन
का सेक्रेटेरिएट जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरक हो चुका है और आइंदा 2 रोज में बड़ी अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं और वहां से अब पहली मर्तबा मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के हवाले से प्लान शुरू हो चुके हैं। जबकि मैं ये आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब इमरान खान की हुकूमत का 1 घंटा भी बाकी होगा। इमरान खान के वजीर आजम होते हुए वो कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं, मगर इतलात है कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आने की तैयारी शुरू कर दी है। सही है, ठीक है नईम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। सियासत में सुपर ओवर में दाखिल हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी में पाक ऑस्ट्रेलिया T20 और वनडे मैचेस। पीसीबी ने वनडे और T20 मैचेस की मुमकिना तौर पर रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली पर प्लान तैयार कर लिया है। आज इस्लामाबाद में मीटिंग में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है और इसके अलावा जो रावलपिंडी में सिचुएशन देखी जा रही है, उसके बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है और कहां तक जा रही है, तमाम तर सिचुएशन बताइएगा। देखिए बहुत अहम मामला है रावलपिंडी की जो सिचुएशन है, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से 27 तारीख को जलसे की कॉल है, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब ये चीजें पैरेलल चल रही होंगी तो रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज शेड्यूल्ड है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लान भी तैयार किया गया है कि ऐसी सूरत हाल में अब इन मैचेस को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से मेरे पोजीशन है उसके मुताबिक एक आला सतही मीटिंग जिसमें आला सिक्योरिटी अहदेदार और पीसीबी के कुछ लोग आज सर जोड़कर बैठेंगे। पीसीबी का ये इसरार है कि जल्द अज जल्द इस मामले पर फैसला कर लिया जाए कि मैचेस रावलपिंडी में होंगे या लाहौर में होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, जो क्रू है, जो प्रोडक्शन है, उनकी जो टीमें हैं, एक बहुत बड़ा क्रू होता है इस सारे मामले को देखने के लिए, मैचेस को लाइव चलाने के लिए। उसके अलावा टीम की जो अकोमोडेशन है, इसके बाद सिक्योरिटी मामलात हैं टीम के, तो इन सारों के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कुछ टाइम रिक्वायर्ड है। पीसीबी का इसलिए ये इसरार है कि इस मामले को जल्द हल कर लिया जाए और उसका फैसला जल्द कर लिया जाए। तो इस हवाले से आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें आया पीसीबी का जो प्लान बी है उस पर अमल होना है या जो एज पर शेड्यूल मैचेस है रावलपिंडी के अंदर वो होने। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि मैचेस जो हैं वो शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से जो प्रोडक्शन टीम्स हैं और जो लॉजिस्टिक हुकाम हैं उनको इतला कर दी गई है कि आप प्लान बी की तरफ ज़्यादा फोकस रखें कि मैचेस लाहौर होंगे। ताम हतमी फैसला आज एक अहम मीटिंग के अंदर होना है जिसमें आला सिक्योरिटी हुकाम और पीसीबी हुकाम मौजूद होंगे। ठीक है अब्बास, आपका शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे आप इस, और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि मुल्की सियासी सूरत फराज, बस मैं ये चाहती हूँ सियासी माहौल जैसा भी हो, हमारा खेल का जो मैदान है वो कभी भी मुतासर ना हो। और यही वजह है कि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ताकि मैचेस डिस्टर्ब ना हो, उनको लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है उसके मुकाबले में काफ़ी सेफ जोन है इस वक्त लाहौर। देखते हैं कि फैसला क्या होता है। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं जिसके बाद आएंगे कुछ मजीद स्टोरीज के साथ। कीप वॉचिंग नया दिन। फराज, ये क्या है? ये है जनाब मिस्टर जूनियर कराची का ये बैंड है जो कि मैं जीत चुका हूँ जी। ये क्यों है, ये क्यों है मेरे पास? इतना लूज आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप किसी देखें असल में बात ये कि ये सामने आप देख रहे हैं मिस्टर कराची 2022। पहले मैं ये जीतने लगा था, लेकिन ये जो बैंड है ना ये मेरे ऊपर पूरा आ नहीं रहा था तो मैंने ये पहनने की कोशिश की। वो अलग बात है ये भी मेरे ऊपर पूरा नहीं आ पा रहा। और फिर ये जो ट्रॉफी है मिस्टर कराची की, ये मुझसे उठाई नहीं जा रही थी प्रॉपर्ली, तो मैंने जूनियर वाली सिलेक्ट की कि मैं अब ये हूँ। अब नेक्स्ट जो टारगेट है ना ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना है। वो तो हम जा रहे थे, ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अंदर मुझे बड़े अच्छे तरीके से जाना माना जाता है। ये चेक करें आप बैंड 2022 ऑथेंटिक है ये इसके साथ अच्छा डोले शोले हैं आपके, वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, वो मैंने रखे होते हैं सिर्फ चैंपियनशिप में दिखाने के लिए। हम फराज को एक नए रूप में भी देख सकते थे।
अगर वो इस मुकाबले का हिस्सा होते जो कि कराची मुझे मॉर्निंग शो के लिए बुला लिया गया, वरना मैं जा रहा था इंटरनेशनल किसी चैंपियनशिप के लिए। बहुत डोले शोले होने थे इनके, क्या बॉडी होनी थी इनकी। और जनाब फिर हमने कहना था कि मिस्टर कराची भी ये है, जूनियर कराची भी अच्छा, है। ये बैंड्स और ये ट्रॉफीज आज हमने यहाँ क्यों रखी हैं, ये जरा बता दें हमारे नाम। हाँ, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हमने इसलिए रखी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हैवी पर्सनैलिटी वाले लोग आज हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में हुए ताकत और जोश से भरपूर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले 200 से ज़ायद तनसाजों ने 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी किस्मत आजमाई है। चैम्पियनशिप से बहुत बसलाहियत तनसाज सामने आए हैं। वो जो तनसाज सामने है ना, वो फराज बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ आप बिल्कुल यकीन रखिएगा। बॉडी बिल्डर रब नवाज ने मिस्टर कराची का टाइटल जीत लिया। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। मिस्टर जूनियर कराची का एजाज मोहम्मद मुबशिर के नाम रहा है, वो भी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सैयद जाहिर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सो अपने तमाम मेहमानों को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, रब नवाज और सैयद जाहिर साहब, आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। क्या जबरदस्त टाइटल जो आप लोगों का है वो आपने जीता, इन्होंने तो। अच्छा, रब नवाज हैं मिस्टर कराची, और इसके अलावा मुबशिर भाई हैं मिस्टर जूनियर कराची, और आप हैं जाहिर साहब, और इनको बॉबी के नाम से जाना जाता है, और आप हैं जनरल सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, और खुद भी माशाल्लाह काफ़ी डोले शोले हैं आपके। अच्छा, एक्सपीरियंस के हवाले से ज़रा अगर बात की जाए तो पहले मिस्टर कराची की तरफ में बढ़ते हैं। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, और सफ़र कैसा रहा, कितना वक्त लगा ये डोले शोले बनाने में, और कितना अच्छा लग रहा है टाइटल जीतने के बाद? पहले तो ये कि एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि बस थोड़े दिन की बात और आप डाइट करते हो और आप पतले हो जाओगे। हर बंदा बोलता है कि बस 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 15 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो कितने हफ्तों पे मुहीत था? लाइक दैट। ये इसके लिए पूरी लाइफ चाहिए होती है आपको। आप इसको जब तक लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं कर सकते। ये लाइफस्टाइल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम एक्सट्रीम एक पूरे गोल के लिए 10 हफ्ते, 12 हफ्ते, बट ऐसा 10-12 हफ्तों में आप पूरे 3 करोड़ अवाम में से एक निकल के नहीं आ सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो ये, लेकिन बहुत अच्छा रहा। डिफ़िकल्ट बहुत है, एक्सट्रीम स्पोर्ट है, इतना आसान नहीं है। एक्सट्रीम वैसे तो ठीक है, इट्स अ गुड स्पोर्ट, हेल्दी स्पोर्ट है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली इस गर्मी के अंदर और सब कुछ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुबशिर मिस्टर जूनियर, तो वो माजरत के इन्होंने पहन लिया था, सूट इन पे बिल्कुल नहीं किया, ये ढीला ढाला ऐसे हुआ था ना कि नाच रहा होता है आपके ऊपर कुर्ता, ये वो हिसाब था। मुबशिर, अपने सफ़र के बारे में बताएं, शुरुआत कैसे की आपने, कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? मैंने 2017 से स्टार्ट ली थी। अच्छा। यानी 2 इयर्स मेरे नॉर्मल ही थे, जैसे आम लोग जैसे जाते जिम नॉर्मल है, आधा घंटा एक्सरसाइज करी, कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं। फिर 2 साल बाद में जब देखा, जब बॉडी में फ़र्क नहीं आ रहा था, फिर मैंने परेशान हुआ थोड़ा। मैंने इतनी मेहनत करूँ लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे मुझे। तो फिर मैंने दूसरी जगह जिम गया। फिर मेरे कोच है रमीज़ इब्राहिम, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बुलाया जिम में। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है, मैं ये ट्रेनिंग होगी, ये डाइट प्लान होंगे। मैंने कहा सही है, मैं करूँगा। तो उन्होंने फिर मुझे 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बॉडी बिल्डिंग की, प्रोफेशनल जो हुई है। तो 2019 में मैंने सेंट्रल खेला था, उसमें मैं 2nd प्लेस मिली थी मुझे। फिर एक ओपन चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें मैं विन हुआ था। फिर 2020 में, फिर मैं 21 में फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची बना था, जूनियर ही। फिर वो खेल के फिर मेरा एक साल का रेस्ट आ गया था पूरा। तो फिर एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा। तो फिर मैंने 2021 के एंड में फिर मैं दोबारा तैयारी स्टार्ट करी है, दोबारा उसकी मिस्टर वो डिस्ट्रिक्ट से उसकी वेस्ट की करी मैंने। फिर वेस्ट के बाद एक और ओपन चैंपियनशिप आई ईस्ट की, वो मैंने बड़ा एक लंबा ये सफर है, जिसके बाद अब आप जूनियर कराची का टाइटल जीत चुके हैं। बड़ा एक चीज सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी चढ़े फिर दूसरी, फिर स्ट्रगल होती है बहुत पीछे ना, एक बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल होती है। अच्छा बॉबी भाई, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा, हम इस स्पोर्ट्स को देखें तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, और बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर्स हैं। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो कितना अच्छा एक्सपोजर मिलता है एक बॉडी बिल्डर को पाकिस्तान में, कितनी सहूलियात मिलती हैं उसको इस गेम में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं शुरू करूँगा पहले तो कराची से। देखिए, कराची के अंदर ये 3 करोड़ आवाम को ये 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जूनियर और सीनियर। राइट। 200+ प्लेयर थे हमारे इस इवेंट में। उसके बाद इन 2 लड़कों ने उसमें अपनी पोजिंग, अपने सारा सिस्टम, हर चीज़ को क्वालिफाई करके मिस्टर कराची और जूनियर कराची बने। ये 3 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब आप कहते हैं इसके बाद आगे
इंटरनेशनली। इसके बाद अभी मिस्टर सेंध है जो कि इंशाल्लाह 25 मार्च को हम देने जा रहे हैं, उसमें ये इंशाल्लाह ताला इनको इज्जत दे। फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म आते हैं पाकिस्तान का, ग्रेजुअली चलती है हर चीज़, कराची, सिंध, पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास 3 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, साउथ एशिया, एशिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि नवंबर में जाके टॉप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जी। तो इंशाल्लाह ताला उसका क्राइटेरिया हमने ये रखा है, ट्रायल्स होते हैं और सिलेक्शन होता है पूरे पाकिस्तान से। फिर हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस सिलसिले में, जो कि 15 रुकनी टीम को लेके जाते हैं अपने बिहाफ पे, अपने खर्चे पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो हर प्लेयर को उनकी रहनुमाई करते हैं, उनका टीए डीए ईच एंड एवरीथिंग वो अफोर्ड करते हैं। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, हमारे अपने पर्सनल स्पॉन्सर इतने अच्छे हैं कि जो हमें हमारे प्लेयर्स को आगे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टीए डीए की सूरत में उनको जो उनका प्रोसीजर है सारा खर्चा सब एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहे हैं। सही ठीक। अच्छा जाहिर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पिछले कुछ सालों में देखी गई कि काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हुई, पंजाब से भी रिपोर्ट हुई। क्या रीज़न आप इसका समझते हैं? इसका तरीक़ेकार शॉर्टकट है। अच्छा। सबसे पहले मैं बताऊँ, शॉर्टकट के चक्कर में अगर हम क्लियरली कहें तो स्टीरॉइड्स, डेफिनेटली बिल्कुल। हमारे जितने प्लेयर्स हैं सब नेचुरल हैं, प्रेप करते हैं, कई महीनों की प्रेप है। ये लोग समझते हैं कि आज अगर बॉडी बिल्डर अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपको, मुझे, हम लोगों को अगर पता है कि स्टीरॉइड्स के ये नुकसानात हैं, तो जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो कि ले रहे हैं, उनको भी तो इसके साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिर वो अपनी बॉडी के साथ ये जुल्म करते क्यों हैं, जो कि नहज ये आ जाती है कि मौत तक वाक़ई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ शॉर्टकट, ये इतना बड़ा रिस्क लेते क्यों है अपनी जान? मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक बात, जितनी यूथ है हमारी यंगस्टर, उनको ये बात कहना चाहूँगा, स्टेरॉइड के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, लंबी प्रेप करें और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दूसरों को दें। क्योंकि यहाँ शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं बहुत सारे लोग, मगर ये मैं नहीं समझता अच्छी चीज़ है। डाइट है, रेस्ट है, ट्रेनिंग है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो 24 आवर में हर प्लेयर को फॉलो करना पड़ता है। दिन में 3 प्रेस करनी होती है, डाइट 6 मील लेनी पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है, प्रॉपर थ्रू चैनल चले 6 मील अ डे। जी 6 मील अ डे लेनी पड़ती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको फिर वो शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रबनवाज, आप मुझे बताएं कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तमाम सफ़र में, कि आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, अगेन आपने पॉजिटिव रहना है। उस पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उस पॉजिटिव रहने के लिए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं चाहूँगी वो भी आप शेयर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्पोर्ट है। इसमें ये नहीं है कि आपने गए या किसी और स्पोर्ट की तरह के 2 घंटे आपने प्रैक्टिस की देन डन। आपने सुबह उठना है, आपके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, इवन स्लीप के अंदर आपकी स्लीप क्वालिटी कितनी अच्छी है, एक चीज़, मील की टाइमिंग, क्योंकि आपको पता है 6 मील जिस तरह बोला, तो 1 मील भी अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो फिर गया आपका पूरा डे का रूटीन। अच्छा, मैं चाहूँगी ये मील का वो जो टाइमिंग है आप शेयर करें, पहली मील कब, दूसरी कब, तीसरी कब, अगर एक बंदा हर 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे के डिफरेंस से आपको मील्स लेनी होती हैं। अगर आप एक मील भी आगे पीछे करते हैं तो फिर आपकी रात के स्लीप टाइमिंग डिस्टर्ब हो सकती है, दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और इसमें प्रोटीन और कार्ब्स की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैट्स टू, हम फैट्स को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। फैट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्मोन्स। गुड फैट, सो सारा गेम है। क्योंकि पहले एक चीज़ चली थी कि लोग कहते थे कि पहले फैट्स बंद कर दिए लोगों ने, फैट से लोगों को दूर कर दिया, फिर कार्ब से, और आजकल बोल रहे प्रोटीन से, हर चीज़ से ही दूर करते जा रहे हैं। मोस्टली यही कहा जाता है, किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी फैट से आप दूर रहें। ना मैं वही कह रही हूं, इनके माशाल्लाह फैट्स देखिए आप, ये हमारे फैट्स होते हैं पेट में नजर आ रहे होते हैं, क्वालिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो हम लोग किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप फैट से दूर रहें, क्योंकि फैट्स के बगैर आप बहुत बुरा आपका हाल हो जाता है। अब जीरो है अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है। बिल्कुल, अगर फैट्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ये बंद कर दें। लोगों का एक अजीब कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि बस ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएँ, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है एक अच्छे फूड के साथ। अगर हाँ, अगेन जो बात की शॉर्टकट पे जब आप जाते हैं ना, तो फिर आपको सब कुछ जो भी बंद कर दो, फिर अपनी हेल्थ को नुकसान देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को वाकई सीरियस रखना चाहते हैं, एक अच्छी प्रेप करते रहें, अच्छे फूड के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ आप लेते रहे, अच्छा फूड कुछ भी नहीं होता। अच्छा मुबश्शिर, आप मुझे बताएं, ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहते हैं अगर आपका ट्रेनर अच्छा है देन आप बहुत अच्छा बन जाते हैं। तो ट्रेनर सर्टिफाइड होते हैं या आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप खुद सेलेक्ट करें, या बहुत सारी चीज़ें आप तो यूट्यूब पे भी देख के कर लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनर हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी को जानता है, कि उनकी ट्रेनिंग बहुत होती है। अब कुछ देर होती है, एक आधा घंटा हमने एक्सरसाइज करी, इसके बाद हम कोर्स छोड़ दो यार, कल कर लेंगे बाकी।
लेकिन ट्रेनर जो होता है वो कहता है नहीं, आधा घंटा नहीं, आज पूरा 1 घंटा लगाना है, 1.5 घंटा लगाना है। बिल्कुल वो हमें ना बिल्कुल बड़े बड़े सख्त भी होते हैं, हमने देखा बिल्कुल सख्त होता है। बहुत से लोग तो मारते, मार के मैं कहना चाह रहा था, मार पड़ी है वैसे कभी ट्रेनिंग? जी हाँ पड़ी है, सच बोल दें पड़ी है। और आप बार तो वही वैसे मुझे कह सकते हैं मार, लेकिन लाइक डांट वाली मार, डांट, हाँ डांट बहुत बड़ी है, बहुत। असल में ट्रेनर या उस्ताद जो है जी उसमें वो प्यार बाप की तरह होते हैं, बाप की तरह होता है। वो अपने बच्चों की तरह लेके चल रहा होता है टीचर जो है बच्चों को, क्योंकि इनकी जीत में टीचर की जीत है, इनकी हार में टीचर की हार है। तो ये बड़ा एक सिस्टम होता है कि इनको प्यार मोहब्बत से इनको लेके चलना है, क्योंकि कोई भी प्लेयर है वो आपको टाइम नहीं दे सकता जब तक उसके ऊपर सरपरस्ती ना हो, टीचर ना हो। क्योंकि जैसे अभी मुबश्शिर ने बात करी कि आधा घंटा कर लेते, आधा घंटा कल कर लेते, नहीं, हमें 1 आवर पूरा आज चाहिए। हमें अपना होमवर्क आज पूरा करना है, कल के लिए हम दूसरा होमवर्क अपना तलाश करेंगे। आज हमने अपना वर्क पूरा मुकम्मल करना है। अच्छा बॉबी भाई, एक सवाल, एक ज़रा बच्चों वाला सवाल है। जी, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, आप एक ज़माने से बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता रहे हैं। कुछ हमने ऐसे भी शायद देखे होंगे लोग आपने कि बॉडी बिल्डर बने, ज़रा जान शान बन गई, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए कि मैं तो बड़ी चीज़ बन गया, अब कोई मेरे सामने आके दिखाए। इस तरह के मामला आप देखे हैं? हाँ भाई, होता है हम ज़रा जिम वगैरह जाते हैं तो बड़े होते हैं, बिल्कुल होता है। इसके लिए मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, टीचर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बॉडी बनाओ अपने लिए, ताकतवर बनो अपने लिए, दूसरों के काम आ सको, ना कि ताकतवर बनो इसलिए कि कमजोरों में हाथ उठा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ताकतवर कौमें ताकतवर अफराद से बनती है, ना कि बस समझ लें। ताकतवर बनना है, कौम के लिए बनना है, मुल्क के लिए बनना है, कमजोरों के लिए ताकतवर बनना है, ना कि कमजोरों को मारने के लिए बनना है। ठीक, तो ये वो सारी चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं ना कि अपने लिए आपने बनानी है बॉडी, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल, और जो अपने आप को फिट, हर कोई फिट रखना चाहता है, उसके लिए क्या आप उनको कहेंगे कि आप क्या, अगर मैं पूछूं कि रैपिडली उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो शॉर्टकट लेना नहीं है, इसको तो हमने शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना, और जरूरी नहीं अगर जिम जा सकते हैं, आप डेली 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करें, और अपनी मील टाइम टू टाइम लें, रेस्ट टाइम टू टाइम लें। इन केस के 30 मिनट्स आपने वॉक करने के बाद 3 मील डेली लेनी है, और इनटेक योर वाटर लाजमी रखें आप अपना। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी जो एक्सरसाइज की रूटीन है वो भी उससे ज़्यादा या उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका मील और उसका टाइमिंग, सोना जागना, ये सारी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ये नहीं कि आपने जितनी जान मार ली जिम में जाके उससे आप बॉडी बिल्डर बनेंगे, बाकी ये जो तमाम तर फैक्टर्स हैं ये भी उतनी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हर चीज़ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना रेस्ट ज़रूरी है, इतनी मील ज़रूरी है, इतना वाटर ज़रूरी है, इतनी वर्कआउट ज़रूरी है, हर चीज़ इतनी ज़रूरी है जितनी कि एक मोटर बाइक चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, ऑयल ज़रूरी है, टायर में हवा ज़रूरी है, इसी तरह बॉडी के सारी रूटीन ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान अधूरा है, अपनी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, नाकाम है। सारे लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल। यंगस्टर्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी, वो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये, जिम में जाके हम मसल तोड़ते हैं, बना नहीं रहे। बॉडी बिल्डिंग का काम है रेस्ट एंड ट्रेन, और फूड जब आप लेते हैं उस वक्त बिल्ड हो रहा होता है, ना कि जिम में बिल्ड हो रहा होता है। जिम में तो हम सिर्फ तोड़ रहे हैं उस मसल को। और सेकेंड जो बात की कि रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट अगर होती है तो डांट भी काफ़ी होती है। बाकी मैं, जिस तरह बॉबी भाई हैं फेडरेशन के, हमारे सेक्रेटरी हैं, मैंने इनकी एक एफर्ट देखी है कि जो भी प्लेयर्स थे ना, जितने भी प्लेयर्स थे, पूरी रात जागे शो से 1 दिन पहले कि किसी को कोई हेल्प चाहिए, हम इस जिम में बैठे हैं पूरी रात। इवेंट से 1-2 दिन पहले बहुत टेक्निकल टाइम होता है, और जो भी प्लेयर्स थे सबको बुलाया कि जिसको मेरी हेल्प चाहिए सब आए और हम आपको हेल्प करें। जबरदस्त। अच्छा नवाज, ये एक बड़ा एक्सपेंसिव सा खेल है, इसमें बड़ा आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, यू नो, अपने ऊपर भी और फिर अपने खाने पीने पे भी। एक तो ये कि अगर एक शख्स सिर्फ इसी चीज़ से जुड़ा रहेगा तो उसके एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे, पहला सवाल ये। दूसरा, आप इसके अलावा कोई काम करते हैं ताकि आप अपने खर्चे को पूरा कर सकें? पर्सनली ये एक इसको इसलिए अभी तक ओलंपिक्स ने स्पोर्ट्स में लिया नहीं है क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, क्योंकि हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स द रीज़न कि वो उसको स्पोर्ट मानने को तैयार नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये लाइफस्टाइल है 24 घंटे का। दूसरी चीज़ कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिर्फ आपने फूड नहीं लेना, क्वालिटी भी उसकी और अच्छी देखनी है आपने सिर्फ चिकन नहीं खानी, बीफ नहीं खाना, बेस्ट क्वालिटी का खाना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करना है। बाकी अगर मेरी जहाँ तक बात है, मैं एक बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी फैमिली बिज़नेस भी है, मैं एक फ़िटनेस कंसल्टेंट भी हूँ, और मैं एक पढ़ाता भी हूँ, फ़िटनेस सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी सारी आपने इसी फील्ड को अपना जरिया माश भी बना रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये भी और दूसरी भी। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जॉब वगैरह करते हैं, इसके अलावा टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्या करते हैं? मेरी शॉप है यूपीएस बैटरीज की, हसन बैटरी के नाम से। अच्छा। तो वहाँ मैंने तकरीबन 7-8 साल वहाँ काम करा है। फिर
लास्ट ईयर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, फिर उसके बाद फिर जबरदस्त। यानी आप जो कमा रहे हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट ऐसा करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बेहद शुक्रिया आप तीनों का मौजूद थे और यकीन करें कि हमारे लिए रोशन चमकते सितारे हैं। और प्लीज शॉर्टकट कभी अपनी जिंदगी में मत अपनाएं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। कोयटा में कबायली और रिवायती खेल के फरोग के लिए बसकशी का मैदान सजाया गया। सही बोला बसकशी मैंने? बुज़कशी देखा, मुझे पता था। बुज़दार है ना, जो बुज़दार, बुज़ का मतलब होता है भेड़, तो बुज़कशी का जो है ना ये मामला है। तो इस गेम के हवाले से आपको बताएं कि इस गेम को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन जमा हुए। ये बुज़कशी है क्या, कैसे खेला जाता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। नूरुल आरिफीन हमारे नुमाइंदे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें देखिए आप। बुज़कशी कदीम और खतरनाक खेलों में से एक है जिसमें घुड़सवार सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। 14 घोड़े होता है, 7 घोड़े एक साइड पे, 7 घोड़े दूसरा साइड पे, दरमियान पे एक गोल दायरे होता है, आखिर में एक झंडी होता है। खिलाड़ी कहते हैं बुज़कशी के खेल के लिए बलूचिस्तान में कोई मैदान नहीं है। बलूचिस्तान में बुज़कशी के लिए कोई मैदान नहीं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। सूबाई हुकूमत भी रवायती खेलों के फरोग के लिए पुरअज़्म है। हमने फिर एक फैसला किया कि हम ट्रेडिशनल गेम्स को फिर जिंदा करेंगे, जो नेशनल गेम्स के वाले से नहीं है, जो ओलंपियन गेम्स में नहीं है, जो एक ऐसे गेम्स है जो ट्रेडिशनली खेला जाता है। खिलाड़ी चाहते हैं कि बुज़कशी को कौमी खेलों के मुकाबलों में शामिल किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। बात करने जा रहे हैं हम कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा, जो कि शुरू हो चुका है, लेकिन आधा अधूरा ये मंसूबा है। लेकिन इस आधे अधूरे मंसूबे की वजह से कुछ लोगों की चांदी हो गई है। ये हैं बाइक राइडर्स। जी हाँ, मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं महक, वहाँ पर बाइक राइडर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, क्योंकि जब ये मुसाफिर बसों से उतरते हैं, ग्रीन लाइन बस से उतरते हैं, तो वहाँ से आगे जिस भी पॉइंट पर जाना होता है, वहाँ पर ये बाइक राइडर्स जो है बड़े काम आते हैं और इनकी भी जाहिर सी बात है कि रोजगार लग गया। तो सलमान अहमद की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज करके कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बुनियाद रख दी गई है, लेकिन टावर के बजाय नुमाइश तक। नामुकम्मल ट्रैक और फीडर बसें न चलने के बाइस शहरी इस इनकलाबी सहूलत से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और बसें होनी चाहिए ताकि इतना रश है वो कम हो और आसानी से पहुंच जाए, और आगे तक होनी चाहिए, नुमाइश से भी आगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निजी कंपनियों के बाइक राइडर्स ने इस मसले का हल अपनी सर्विस देकर निकाल लिया है और अब वो ग्रीन लाइन स्टेशन के बाहर मुसाफिरों को उनकी अगली मंजिल पर पहुंचाने के लिए मौजूद होते हैं। सर राइड चाहिए आपको, आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं आपको। राइड चाहिए, राइड जहां आप बोलेंगे आपको छोड़ देंगे तसल्लीबख्श तरीके से। जो आप बताएं, आप जाएंगे कहाँ? सदर। सदर के आपके 50 रुपये सर जी, सदर बाजार तक के। वो बोलते ले कराची जा रहा है, कोई बोलता तारिक रोड जा रहा है, 200, 250, 300 रुपये ले लेते हैं उनको बाइक के ऊपर। तकरीबन 20-25 राइडर रोज मिल जाती है, कोई डायरेक्ट भी होती है, कोई ऑनलाइन भी होती है। ग्रीन लाइन का इस्तेमाल करने वालों में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो अपनी मोटरसाइकिलें बस स्टेशन के बाहर खड़ी करके एसी बस में आरामदेह और बाकिफायत तरीके से मंजिल पर पहुंचते हैं। बाइक पे जाते थे, ख्वार होते थे, ग्रीन लाइन आए तो ज़िंदगी पुरसुकून से हो गया है। इधर गाड़ी खड़ी करते और फिर जो है ना आराम से जाते हैं, ना लूटने का खदशा होता है। बहुत से मसाइल जो है ना BRT की वजह से हल हो गए। यही बाइक पे अगर सफ़र करेंगे तो 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, अभी हमारा 100 रुपये में काम हो जाता है। शहर के पहले मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर इस वक्त रोजाना 50,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं और इंतजामिया रश को देखते हुए महदूद स्टेशन पर रुकने वाली एक्सप्रेस सर्विस शुरू करने की भी मंसूबाबंदी कर रही है। BRT सिस्टम में 2 किस्म के डिस्पैच चलते हैं ट्रैक के अंदर, कॉरिडोर के अंदर। एक को कहते हैं स्टॉपिंग
एक को कहते हैं एक्सप्रेस। स्टॉपिंग वो बस होती है जो कि हर स्टेशन पे रुकती है। एक्सप्रेस वो बस होती है जो कि मखसूस स्टेशनों से पैसेंजर उठा के डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेशन से पैसेंजर ज़्यादा हैं, तो हम एक्सप्रेस अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। ग्रीन लाइन इंतजामिया अपनी सर्विस बेहतर बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेशन पर बरक़ी ज़ीने काम नहीं कर रहे हैं, जबकि लिफ्ट्स के फ़ाल न होने की वजह से बुजुर्ग और माजूर मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। मैं गिर जाती हूँ, डर लगता है मुझे सीढ़ियों पे। मेरा लिफ्ट होनी चाहिए हमारे लिए, तो बेटा हमसे नहीं चला जाता, अब पकड़ के तो लेके चलते हैं। आधा अधूरा ही सही, लेकिन कराची के बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम में ग्रीन लाइन ताज़ा हवा का झोंका है, जिसकी कामयाबी मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों से मशरूत है। शहरियों को इंतजार है तो उस दिन का कि जब इन बसों की तादाद में मजीद इजाफा किया जाए और ट्रैक को उसकी असली मंजिल टावर तक ले जाया जाए। कैमरामैन इमरान खान और सनाउल्लाह के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छी सेहत की ख्वाहिश हर किसी की होती है, हर कोई ये चाहता है कि वो फिट रहे, और अगर वो फिट रहेगा तो यकीनन खूबसूरत भी नज़र आएगा। लेकिन अच्छी सेहत के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि मौसम भी बदल रहा है, और जब मौसम बदलता है तो किसी मौसम में आपको ज़्यादा भूख लगती है, किसी मौसम में आपको कम भूख लगती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सर्दियों में जो डाइट होती है वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बढ़ जाती है, गर्मियों में खाने का दिल नहीं कर रहा होता, जो हैवी फूड्स होते हैं, मुरगन खाने होते हैं खास तौर पर, और जब मुरगन की हम बात जाता है ना, उनसे दिल उकता जाता है। लेकिन हम इस तमाम एक्सरसाइज में भूल जाते हैं फ्रूट्स को, कि हमने फ्रूट्स को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। सैलड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें फिट भी रखता है, हम उसको भी भूलते हैं, और अगर हम वो खा भी लेते हैं ना तो हमें उसकी टाइमिंग पता नहीं होती कि किस टाइम पे हमने सैलड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है तो छोटी छोटी बातें लेकिन ज़रूरी बहुत है। और इसी पर जो है हमने बात करने के लिए इन्वाइट किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर शाज़ी इकराम। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी खूबसूरत आपकी स्किन है। लाइकवाइज। और माशाल्लाह इतनी फिट, आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि हर कोई आप जैसा प्यारा लगे, हर कोई आप जैसा फिट रहे। क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हम नाश्ते से आगाज़ करें, हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं नाश्ता स्किप करती हूँ, जो कि गलत है। प्लीज़ ज़रा आप बताइए। राइट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर हम डेफिनेटली वो मैं आपको सारे डिटेल में बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि चाहे आप किसी भी लेवल पे देखें, गवर्नमेंट लेवल पे देखें, बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें, इंडिविजुअल घरों के लेवल पे देखें, अगर आप उस तरह के खाने खाएंगे जो आपकी बीमारी से आपको बचाएंगे, जिसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ प्रिवेंशन, जो मेजर बीमारियां आजकल की हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, स्ट्रोक है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, आजकल डिमेंशिया और उसमें जो अल्जाइमर्स हो गया है जिसकी कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम उससे बच जाएंगे, बजाय ये कि हम उसके अंदर चले जाएं और फिर हम उस पर बहुत गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करें, ऑर्गेनाइजेशंस भी करें, इंडिविजुअल्स भी करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो कौन से खाने हैं और वो कौन सी डाइट है जो हमें क्रॉनिक डिजीज़ से बचा के रखेगी। दुनिया में इस तरह के जोन्स हैं बाकायदा, जिसमें लोग 90+ इवन ऑफ एज तक जाते हैं और वो क्रॉनिक डिजीज़ से बहुत हद तक सेफ रहते हैं। और वो एरियाज़ बिल्कुल हैं, मेडिटेरेनियन बेल्ट में हैं, इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट में है, जैसे जापान की कुछ जगह, बिकॉज वो कुछ डाइटरी पैटर्न्स फॉलो करते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी, जैसे अभी एक फ़ैट डाइट आई, 10 साल बाद एक और फ़ैट डाइट आ जाएगी, 6 महीने बाद एक और फ़ैट डाइट आ जाएगी, तो आपने कोई भी फ़ैट डाइट फॉलो नहीं करनी कि 2-3 महीने फॉलो किया एंड देन यू गिव इट अप। आपको एक डाइटरी पैटर्न अडॉप्ट करना है जो हेल्दी है, और फिर ये इसको कंटिन्यू रखना है। मेरे ख्याल में जो होता है कि 2 से 3 महीने तक आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद दिल भर गया या बोर हो गए। राइट। उसमें यह होता है कि बाकायदा उन लोगों ने एक रिसर्च की कि आप कोई भी डाइट, कोई भी फैट डाइट फॉलो करें, किसी में आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दें, किसी में फैट्स बहुत कम कर दें, कहीं प्रोटीन बहुत बढ़ा दें, तकरीबन जब 1.5-2 साल तक उन्होंने लोगों को फॉलो किया तो कोई भी डाइट वो फॉलो करे थे, रिजल्ट अल्टीमेटली एक ही आ रहा था। जिसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली जो भी खाने का पैटर्न अडॉप्ट करना है, हेल्दी ईटिंग पैटर्न अडॉप्ट करना है,
वो आपने इस तरह का करना है कि जिसके अंदर आपकी जो कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री आपके, कोई ख़ानदान में कोई बीमारियां हैं, कोई स्पेसिफिक आपकी कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक आप डाइट फॉलो करें। और बहुत ज़्यादा खाने वो हैं जो हेल्दी हैं, कम खाने वो हैं जो नहीं हेल्दी। सो बहुत ऑप्शन, बहुत सेफ साइड पे रहते हुए मेजर क्या क्या एलिमेंट्स या चीज़ें हैं जो कि हमें खानी चाहिए गर्मियों के सीज़न में? अब चूंकि शदीद गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अब चूंकि जो गाय का गोश्त है उसमें लंपी स्किन डिजीज़ आ गई है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है गोश्त का? या एक्सलेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो गोश्त है उसके अंदर कुछ गोश्त वो है या कुछ मीट्स हैं जो हेल्दी हैं, बहुत हेल्दी हैं, कुछ मीट्स वो हैं जो काफ़ी हद तक अनहेल्दी हैं और उनको मिनिमाइज करना है। जो हेल्दीएस्ट ऑफ मीट्स है जो पाकिस्तान में हम बहुत कम खाते हैं वो फ़िश है, स्पेशली फैटी फिश। उसमें अगर आपको दिल की बीमारी से बचना है तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप हफ्ते में 2 मरतबा तकरीबन 3 से 4 आउंस का एक पीस फिश का फिले खाएं। फिश ज्यादातर सर्दियों में तो लोग कंज्यूम करते हैं, गर्मियों में अवॉइड कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अवॉइड करने की। जैसे आपके यहाँ पे सामन मिलती है, ठीक है, मैकरल मिलती है, ट्राउट मिलती है, टूना मिलती है, इवन कैंस में टूना वगैरह मिलता है, अदरवाइज आपको फ्रेश भी मिल जाती हैं। फ़िश का फ़ायदा ये है कि जो हम फैट्स कहते हैं ना, जो बहुत हेल्दी फैट्स हैं, जो आपकी ब्लड के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत घटाते हैं, फ़िश में बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं ओमेगा 6 की, जिसके लोग कैप्सूल्स भी खाते हैं, तो आप नेचुरल फॉर्म में वो लें, वो आपको फ़िश से मिलेगा, फैटी फ़िश से। दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़िश इज़ एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन भी हेल्दी और अनहेल्दी दोनों किस्म की होती है, तो ये आपको बहुत हेल्दी मिलेगी। उसके बाद ऑब्वियसली वाइटामिन्स, मिनरल्स, बहुत चीज़ें मिलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये कि गर्मियाँ जैसे कि ना गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पानी उस तरीके से नहीं पी पाते जितना गर्मियों में पानी का इंटेक होना चाहिए, जैसे कि फराज भी हैं, मैं भी हूँ, मुझे लगता है 95% लोग ऐसे हैं कि वो उतना पानी नहीं पीते गर्मियों में जितना पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको और भी बॉडी के मसले हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उसमें एक आप अपनी हैबिट बना लें कि नंबर 1 ये कि हर मील से पहले, कोई 20 मिनट पहले हर मील से आप 2 ग्लास पानी पी लें। सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पी लें। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो वो आपका अगर कोई वेट लॉस की कोशिश कर रहा है तो उसमें ब्रेन को ये, बिकॉज स्टमक डिस्टेंड होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि मैं सटाइटी की तरफ हमारा स्टमक जा रहा है, जबकि अभी हमने कोई खाना पेट में डाला भी नहीं होगा। सो उसका फ़ायदा ये है कि आपको सटाइटी अचीव हो जाएगी, तो उस सेंस में हेल्प खाने की जो तलब है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि कई मरतबा पानी इसलिए बहुत ज़रूरी है, कई मरतबा यू आर फीलिंग थर्स्टी, आपको प्यास लगी होती है और आपको ये लगता है कि आपको भूख लग रही है बिकॉज ऑफ हैबिट, और इस तरह की अगर कोई क्रेविंग या वो आपको लगे तो कई मरतबा आप जाके तो कोई अनहेल्दी स्नैकिंग शुरू कर देते हैं जिसमें जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट्स हैं वो होते हैं, ठीक है। तो खाने का सिंपल, ये क्या चीज़ें हैं ये जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये होते हैं जिन्हें ट्रांस फैट्स कहते हैं, जो आपके जितने बेक्ड आइटम्स होते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, इसी तरह केक्स, डोनट्स, पेस्ट्रीज। जो आप बता रहे हैं ना, एकदम मुंह में पानी भी आ रहा है, दूसरा दुख भी हो रहा है कि अल्लाह ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं देखें, डेप्रिवेशन तो कभी वर्क नहीं करती, बिकॉज हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी ईटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। असल चीज़ यह है कि जो डे इन डे आउट आपकी रूटीन है उसको आप सीधा कर लें। कभी कभी आप अपने आप को पोर्शन कंट्रोल के साथ बिल्कुल इंडल्ज कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी होगा, और ये नहीं होगा कि आप टोटली कहें कि टुडे इज अ चीट डे, मैं पूरा दिन जो मर्जी करूं। योर बॉडी डजंट नो एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप कि अब चीट डे है तो मैं वो सारी चीजें जाके फैट स्टोरेज में नहीं भेजूंगा। तो चीट मंथ्स मनाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे कि अभी मैंने जिक्र भी किया था सलाद का, सैलेड का, हमें ये कहा जाता है कि जी आप एक कॉम्बो बना लें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, और आप दोपहर में वो खाएं, आप चाहे अपने लंच को स्किप कर दें लेकिन उसको आप ज़रूर ऐड करें। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उस सैलेड के कॉम्बो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आप अगर लंच स्किप कर भी रहे हैं तो आपकी इंटरनल ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है। अच्छा देखिए, सैलेड में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और वो फुल मील भी बन सकता है। एक चीज़ जो शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस कई मरतबा नहीं होती, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, बाकी ग्रीन जो साहब आपको रोकना पड़ा है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बास से इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। अपनी जेबें भरने के लिए यही इस हुकूमत की भी हालत है। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा?
अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान बगावत कर चुके हैं, खड़े होकर कह चुके हैं कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल इस्लामाबाद में 20 से ज़्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है, इसने मईशत को तबाह किया है, इसने अवाम को तकलीफ दी है, इसने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया है। आज कोई इखलाकी जवाब है हुकूमत में रहने का? आज ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के पास फिर जाएं। हम इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगते, हम ये नौकरियां नहीं चाहते, हम इमरान खान उसके वज़ीरों की तरह कुर्सियों से चिमटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका मिले। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज ज़रूरत यह है कि जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि आइन बालादस्त हो, बात आइन की हो, बात निज़ाम की हो, बात जमहूरियत की हो, बात ये चोरी छुपे स्पीकर को बुलाकर, स्पीकर को धमकियां देकर, स्पीकर को लालच देकर कोशिश ये करना कि हम आइन के मुताबिक निज़ाम को ना चलाएं, ये सब हज़रात जान लें और स्पीकर साहब जान लें कि आप कानून से बाला नहीं है, आप आइन से बाला नहीं है। जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो मुझे तोड़ेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ख्वाजा साहब भी इसके गवाह हैं। ये हालात हैं आज मुल्क के। इंशाअल्लाह आप मुल्क में जल्द इस हुकूमत से निजात देखेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है एक नए अवाम के मैंडेट से आगे बढ़ेगा। जी साहब, आपने कहा कि नैब के चेयरमैन भी इमरान खान की तरह नौकरी करें। इमरान खान किसकी नौकरी करें? दूसरी बात ये, वज़ीर आज़म और वज़रा ये कह रहे हैं कि जो MNAs का रेट है वो 15 से 30 करोड़ के दरमियान है। कितने लोग बिक चुके हैं? आप लोग कितना रेट? ये दुरुस्त बात है। हुकूमत जो है शाहिद हक्कान अब्बास से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि हमने आपको दिखाई। तो वापस अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात ये हो रही थी सैलेड्स के हवाले से कि सैलेड के अंदर क्या चीज़ें ऐड की जानी चाहिए, कॉम्बो क्या बनना चाहिए? राइट, देखिए एक तो इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। राइट, एक तो सबसे पहले कोशिश करें सैलेड में काफ़ी लीफी ग्रीन्स डालें, जिसमें आपकी ग्रीन लेटस आती है, रोमेन लेटस आती है, इसके अलावा रूगुला आपको मिलते हैं, पत्ते डिफरेंट किस्म के, ऑलिव्स डालें, बिल्कुल बायोल, क्यूकम्बर डालें, टोमेटोज़ डालें। इनके क्यूकम्बर टोमेटो जैसी चीज़ों में नंबर 1 जो आपने कहा था वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, नंबर 2 फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 3 कैलोरीज बहुत कम होती हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी होते हैं। इसके अलावा आप उसमें बीट रूट डाल सकते हैं। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स आप बीच में थोड़ा सा सौटे कर लें, हल्के से पानी के अंदर स्टीम कर लें। इतना पानी वेजिटेबल्स में याद रखें, आपने उसको जैसे भी बॉयल करना है या स्टीम करना है, इतना पानी हो कि उसके अंदर ही वो सॉफन हो जाए, पानी फेंकना नहीं पड़े। क्योंकि वेजिटेबल्स जब आप उसको पानी में ट्रीट करेंगे तो कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, वो बह जाते हैं पानी के साथ। तो इस तरह आपने ये चीज़ें उसमें डालनी। आप कोई फ्रूट डाल सकते हैं, आप एप्पल डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। उससे थोड़ा सा ना आपका जो स्वीट टूथ का अगर किसी का है तो यू विल बी हैविंग अ नाइस बिग बोल ऑफ सैलेड एंड यू विल बी लविंग द टेस्ट ऑफ इट। उसके अंदर थोड़े से आप सीड्स ऐड करें, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्दी और फैट्स देता है, जो आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए मील हो जाती है। इसके बाद आपको खाने की नीड नहीं होती है, आपका पोर्शन जो है। आई थिंक वो जो इवनिंग में मंचिंग करते हैं ना, उसका भी फिर दिल नहीं करता। फिर हम कहते हैं कि आपने इतना जबरदस्त सैलेड खाया तो आप जरा आप इसको स्किप कर। और जो सैलेड में जो वेजिटेबल्स आप डाल रहे हैं ना, ये याद रखें, वेजिटेबल और फ्रूट आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कई मरतबा हमें ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें चपाती से या चावलों से या ब्रेड से मिलेंगे। जो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, वेजिटेबल्स हैं आपके, फ्रूट्स हैं आपके होल ग्रेन्स हैं, ठीक है, जिसका भी मैं एक सेकंड में आपको बता भी दूंगी, जो बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है लिग्यूम्स, जिसके अंदर बीन्स आते हैं, दालें आती हैं, चने आते हैं। इनके अंदर बहुत फाइबर होता है, इनके अंदर कैल्शियम होता है, इनके अंदर आयरन होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपको बहुत मिकदार में चाहिए। नट्स डालें। अच्छा, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन लाइक ईटिंग आइटम्स।
लेकिन हम जब भी किसी माहिर से बात करते हैं तो तमाम माहिरीन फोकस करते हैं पानी के ऊपर। पानी आपने इतने गिलास, एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि इतना कम से कम आपने 8 गिलास। जी, पानी का इंसान की जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर और ख़ास तौर पर फिजिक के ऊपर, फिटनेस के ऊपर कितना ज़्यादा असर है? राइट। देखिए, नंबर 1, आपकी बॉडी 60 to 70% इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वाटर। पानी जो है वो एक कैरियर है जो बेसिकली सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए आपकी बॉडी को, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने हैं बॉडी से, वो भी पानी उसके लिए कैरियर बनेगा, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐड कीजिएगा कि पानी की कमी से नुकसानात क्या हैं, ये भी। पानी डिहाइड्रेशन में अगर आप जाते हैं तो नंबर 1 ये कि आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं वो ऑब्वियसली कम होंगी। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो इवन अप टू 5 to 30% आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। सो बेसिकली अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, एक चीज़ याद रखें, डिहाइड्रेशन के लिए हमने इंतज़ार नहीं करना कि प्यास लगे, बाय देन इट्स ऑलरेडी टू लेट, ठीक है। तो नंबर 1 ये है कि आपको हर कुछ देर के बाद, स्पेशली अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हर 10-15 मिनट के बाद आपने सिप करते रहना पानी। जनरली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के अलावा बात करें ऑन एन एवरेज, कैरी अ स्मॉल वाटर विद अस। जी ऑलवेज। और अब गर्मी आ रही है ना, एग्जैक्टली, आप एक फ्लास्क वाटर अगेन फराज वाली बात लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेड मीट की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ, हम कराची की बात करें, पंजाब की, ज्यादा खाया जाता है। वो ज्यादा खाना भी नुकसानदेह है ना, वो ज्यादा खाना भी नुकसानदेह। मैं चाहूंगी नाज़रीन को इस सवाल भी बताएं, थोड़ा हाथ हल्का रखें। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। रेड मीट का ये है, मटन एंड बीफ, उसके अंदर एक फैट्स होते हैं जो काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, जिनको सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स जो आपका जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको ज़्यादा करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। वजन बढ़ाते हैं अगर, वजन तो डेफिनेटली बढ़ाएंगे, आपकी आर्टरीज के अंदर प्लैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो सैचुरेटेड फैट है ना वो LDL लेवल ज़्यादा करता है। जब आप लिपिड प्रोफाइल कोई भी कराने जाता है, वो LDLs को जब ज़्यादा करेगा तो उसके अंदर LDL सबसे ज़्यादा ब्लड में सर्कुलेट करता है, तो वो आर्टरी वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है और प्लैक्स फॉर्म हो जाते हैं। एक तो रेड मीट्स कोशिश करें, जो रेकमेंडेड है कि उसको लिमिट कर लें अप टू लेट्स से 500 ग्राम्स अ वीक। लोग नॉर्मली हर रोज खाते हैं, यानी आधा केजी, एक हफ्ते में आधा केजी, तकरीबन आधा केजी। आधा किलो तो घर में पकता, तो कहते हैं ये क्या पका लिए, ठीक है। सो जो रेड मीट है उसको कोशिश करें, और कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, अपनी हैबिट फॉर्मेशन में आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते जाएं। दूसरी एक चीज़ होती है जिनको प्रोसेस्ड मीट्स कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस मीट्स के अंदर जितने आपके डेली मीट्स होते हैं, जैसे पेपरोनी है, सलामी है, सॉसेजेस हैं, जिनके अंदर आप प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि उनका कलर और उनका फ्लेवर रिटेन हो, जितने भी ये ट्रीटेड मीट्स हैं और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जिनको कहते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ब्लड के अंदर आपका LDL को बढ़ाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको कम करते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रोसेस मीट्स इवन कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर कॉज करते हैं, लाइक कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे प्रोसेस मीट की बात करें, किसी और खाने की बात करें, एक कॉन्सेप्ट है होल फूड्स का जो बहुत ज़रूरी है। होल फूड का मतलब ये है, यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, आपको पता है आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, आपने उसको घर लाके पकाया, अच्छे ऑयल के अंदर पकाया, अच्छे मेथड से पकाया, उसके अंदर सॉल्ट को लिमिट किया, एडेड शुगर्स जो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर नहीं है खानों में, एडेड शुगर को लिमिट किया उसके अंदर, ठीक है। और फिर आप खाना पकाएं तो वो होल फूड होगा वर्सेस प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो आपको पैकेज या उस तरह फॉर्म्स में। डॉक्टर साहब, एक मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हम फ्रोजन फूड खरीदते हैं और फिर रख देते हैं, या बहुत ज़्यादा गोश्त खरीद के उसको भी फ्रीज कर देते हैं, ये एक थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है ना। वो एक पीस निकाला, थोड़ा सा पकाया, वो डी फ्रोज हो गया, आपने वापस उसको रख दिया, ये अनहेल्दी भी और डेंजर भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल कर लिया और टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया है, और मीट अगर आप ले आए हैं और एक मरतबा थॉ कर लिया और उसके बाद पका लिया है, तो फिर तो ठीक है, उसको दोबारा से रीफ्रॉस्ट मत कीजिए। और लेकिन वो इंश्योर करना कि आप उसका वो जो कोल्ड सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि लाइट भी जाती है। लाइट भी जाती है, तो पाकिस्तान में बिल्कुल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ज़्यादा देर तक उसको नहीं स्टोर करना चाहिए, कि वो कोल्ड चेन को ना आपका बीच में डिस्टरप्ट हो जाती है कि अगर आप जी शॉर्टली। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो बात हो रही थी गोश्त कम खाना चाहिए, वो लोग जो कि गोश्त खाते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खाते, जो रेड मीट को बिल्कुल टच नहीं करते, उनके बारे में क्या कहें? अच्छा देखें, एक चीज़ तो ये है कि जो रेड मीट नहीं खाते दैट इज़ फाइन, अगर वो फिश ले रहे हैं, अगर वो चिकन ले रहे हैं विदाउट स्किन, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि जितने 20 अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए फंक्शनिंग के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो वेजिटेबल से भी मिलते हैं। सही है। कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए जो आपको खाली गोश्त से मिलेगा और सब्जी से नहीं, और लिग्यूम्स और नट्स वगैरह से नहीं मिलेगा। उसमें ज़रूरी है कि वैरायटी ऑफ प्लांट बेस्ड फूड एग्जैक्टली, और जो खा रहे हैं वो हेल्दी खाएं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका गुफ्तगू की। अभी बराह रास्त आपको ले चलते हैं, हमजा शहबाज इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आज अच्छे से अच्छा जो साहिब हैसियत इंसान है वो भी 100 मरतबा सोचेगा कि मैं घर बनाऊं। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें एक जाली वज़ीर आज़म जो है वो भरे जलसों में लोगों को पुकारता है, ललकारता है। इस तरह तो जो मैं नाम नहीं लूँगा, गली की नुक्कड़ पर जो खड़े होते हैं ना, मुझे अपनी ताऊ देकर, उनका नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह धमकियां देते हैं। वो किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर रखा है, किसी को मैं देख लूँगा। कल भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नज़ीर सुन लो मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली हैं। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोज़गार है। तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा और इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। और मैं आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मुतनबे करना चाहता हूँ कि वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का, चाहे वो सेक्रेटरी इंटीरियर है, चाहे वो FIA है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कोई भी ऐसी सिविल इदारा है। ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। अगर किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इसलिए ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। इसलिए इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इत्तेहादी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की रज़ा देखेंगे। 22 करोड़ अवाम चारों सूबों में क्या देखना चाहती है, इत्तेहादी भी इस बात को बारीक बीनी से महसूस करते हैं। उन्होंने भी इलेक्शन में अवाम के पास जाना है, उन्होंने भी देखा कि 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। और कल आपने देखा कि ये जो अपना बाहर के लोग, जिसके आम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़, कल उन्होंने भी अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ंड कहाँ पे हैं, हमने जो फ़ंड दिए थे उसका हिसाब मांगा उन्होंने। कल अपना जो है ये कियानी साहब से टेलीविज़न स्क्रीन्स दिखा रही थी, तोशा खाना में अवाम हिसाब मांगती है। अभी 7 साल इल्तवा का शिकार हुए
इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे फॉरेन फंडिंग के केस अभी तक तुम्हें अपना जो है वो इल्तवा से तुम्हारी जी राज़ी नहीं हुआ। कल भी तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हुई कि इल्तवा करें, सीगा राज में रखे। राज में रखने वाली क्या बात है? क्यों 7 साल से तुम इसके पीछे हो कि तुम्हारा झूठ, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारा ढोंग, तुम्हारी तमाशबीनी आवाम। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। रंगों का त्यौहार होली। जी हाँ, हिंदू बिरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। लाहौर में भी रंगों भरा ये त्यौहार मनाया गया, जिसमें शुरका ने हल्के रंग पहने और रंग ऐसे जमे कि हर सू मुस्कुराहटें बिखर गईं। शाहीन मिशाल रिपोर्ट कर रही हैं। मोहब्बत, बहार और रंगों का त्यौहार होली। होली के थाल सजाए, रंगों की बरखा में खुशियों के रंग मिलाए, सारे गिले शिकवे भुलाए। हिंदू सिख बरादरी की सखियों सहेलियों ने एक दूसरे के मुखड़े पे गुलाल लगाया, होली का त्यौहार मनाया। लाहौर गवर्नर हाउस में बहार के रंगों पे होली के रंग चढ़े तो फिजा भी हरे, जर्द, लाल, गुलाबी रंगों में नहा गई। होली के रंग बहार की भी खुशी देते हैं और एक तो लोगों में एक जज्बा पैदा होता है कि वो खुशी मनाते हैं और उन्हें एक दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस वजह से लगाते हैं ताकि खुशी फैलाएं। होली के त्यौहार में अक़लियती अमूर के वजीर भी रंगों में रंगे नजर आए। खूबसूरती के रंग है और खुशी के रंग है, और जिस तरह सारे मिलके आज जो सबसे अहम बात थी कि आज की इंटरफेथ होली थी कि तमाम मज़ाहब के लोगों ने मिलकर इसको सेलिब्रेट किया है। होली मनाने वाले सफेद और हल्के रंगों में मलबूस थे कि खुशी का रंग खूब रंग जमाए। होली के रंग जब चेहरे पे खिलते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। इनमें कोई रंग मोहब्बत का बनता है, कोई अमन का और कोई खुशी का, जो उम्र भर नक्श छोड़ जाता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। जबरदस्त रंगों भरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आजम की दरख्वास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, माजरत के साथ हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मजीद इस हवाले से जान लेते हैं। सुहेल, बताइएगा इस दरख्वास्त पर समात हुई है आज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस को और दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था, उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 28 मार्च को जवाब तलब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बैरिस्टर अली जफर वजीर आजम की जानिब से पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जब ऑर्डिनेंस में पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अरकान पार्लियामेंट को इजाजत मिल चुकी है इलेक्शन मुहिम में जाने की, तो इलेक्शन कमीशन खुद से उस ऑर्डिनेंस के बरखिलाफ कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद से किसी अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस से मुस्तराद जो है अपना ऑर्डर 10 मार्च को पास किया और खुद से तशरीह भी कर ली कि हम वजीर आजम और सदर को नहीं जाने देंगे, सिर्फ अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कंपेयर में जा सकेंगे। लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। अब इस तशरीह के मामले की आज तक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है अदालत ने, ताहम जो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कोई भी ऑर्डर मजीद जारी करने से रोकने की इस्तदा थी ज़बानी तौर पर, उसको मुस्तरद किया गया है। अब समाज जो है वो 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, इस हवाले से आपने तफसीलात से आगाह किया। और इसके अलावा एक और अपडेट आपको दें, सियासी सूरत हाल के हवाले से ही 27 तारीख को पीटीआई की तरफ से एक जलसा होने वाला है, क्योंकि 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है। उससे पहले अपोजिशन की अगर बात की जाए तो नून लीग की क़यादत ने लॉन्ग मार्च से पहले अवाम को मुतहर्रिक करने का एक डिसीजन लिया है और इसके तहत मरियम नवाज जलसे करने जा रही हैं। पहला जलसा जो है ये सवात में होगा, जबकि दूसरा पंजाब में रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी क़यादत में तमाम तर जो लॉन्ग मार्च की रैली है ये 25 मार्च को लाहौर से शुरू की जाएगी। इस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं, यानी कि अपोजिशन अब ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह पीटीआई ने ऐलान किया कि वो अवाम में जाएंगे, जलसे करेंगे, तो अब अपोजिशन की तरफ से भी जलसों का ऐलान किया गया है। काफी एक्टिव हमें नजर आ रही है। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत का लॉन्ग मार्च से पहले अवाम को मुतहर्रिक करने का फैसला नजर आया है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करने वाले हैं उस डिजीज़ के हवाले से जिसने कराची में सबसे ज़्यादा जानवरों को मुतासर किया, लंपी स्किन डिजीज़। सबसे ज़्यादा मेमन गोट के बाड़ों में मौजूद जो गाय भैंसें हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हुई थी। लेकिन अब जो बाड़ा मालिकान है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके बीमार जानवर किसी भी किस्म की वैक्सीन इलाज के बगैर रिवायती जो अद्वियात हैं और एहतियात है उसकी वजह से सेहतियाब होना शुरू हो चुके हैं। और ये बीमार जो जानवर हैं इनके इलाज के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है बाड़ा मालिकान की जानिब से, उनसे भी गुफ्तगू की गई है। जी हाँ, मुदस्सिर नज़ीर हमारे नुमाइंदे जिन्होंने बाड़ा मालिक से बात की, आपको सुनवा देते हैं। जानवर कब से बीमार थे और अब क्या सूरत हाल है? पिछले 3 महीने से ये बीमारी मैं फेस कर रहा हूँ, लंपी स्किन की, और इसमें मेरे जानवर भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं, मगर अब वो सब रिकवरी फेज़ के अंदर है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े दाने भी हुए हैं और छोटे छोटे दाने भी हुए हैं। मगर अब मैं इस बीमारी से मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुका हूँ और अब जिन जानवरों के अंदर ये सिम्टम थे वो ख़त्म हो चुके हैं और जानवर सारे मेरे रिकवरी फेज़ के अंदर है। बीमारी की अलामात क्या थीं? क्या तरीका इलाज इख्तियार किया गया? इस बीमारी के अंदर होता ये है कि सबसे पहले आपका जानवर सुस्त होगा और उसको बुखार चढ़ना शुरू होगा, तेज़ बुखार। बुखार को अगर अब मैंने कंट्रोल रख लिया तो दाने आगे नहीं फैलते, और अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो दाने बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए ब्रोफिन टैबलेट, और टैबलेट भी शॉर्ट हुई तो मैंने ब्रोफिन सिरप इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसके साथ साथ जिनको दाने उभरे सेप्ट्रान टैबलेट खिलाई। इनसे मुझे जानवरों को बहुत अफाका हुआ। सुबह शाम मैंने अपने वर्करों को बोला हुआ है, वो सुबह एक टाइम स्प्रे करते हैं कंप्लीट, और शाम में मगरिब से पहले स्प्रे करते हैं कंप्लीट तमाम जानवरों को इंडिविजुअल। उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है मेरे जानवर अब इस बीमारी में मुब्तला मज़ीद कोई भी जानवर नहीं आ रहा। ईद उल अज़हा पर बड़े जानवर की खरीदो फरोख्त पर क्या असर पड़ेगा? मंडियों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, सब लोग ही घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं इस डिज़ीज़ की वजह से कि आगे क्या होगा। पहले भी यही देखा गया है कि जो लोग नुकसान करते हैं वो इसी तरह फिर अपना नुकसान पूरा करते हैं। जो जानवर 1 लाख का होगा वो 2 लाख का बेचेंगे, वो बोलेंगे बस लेना है लो, नहीं लेना तो ना लो। इसका इम्पेक्ट तो आएगा। बाड़ा मालिकान को वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? डीजी लाइव स्टॉक से मेरा ये सवाल है कि ये जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये किस बिहाफ पे करवा रहे हैं और इन्होंने क्या तहकीक की है? ये तहकीक तो बताएं ना लोगों को कि भाई ये हमने तजर्बा किया है, ये जानवर थे, इस पे इम्प्लीमेंट किया है तो हमें ये रिज़ल्ट आया, तो लोग देख के यकीन तो करें कि हाँ भाई ये हुआ है। अभी तक तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई, तो फिर हम ये वैक्सीन क्यों इस्तेमाल करें? इतनी महंगी वैक्सीन हम क्यों लगाएं? क्या बीमार जानवर के गोश्त और दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है? जितने भी जानवर जिनको लंपी स्किन हुआ है या वो किसी वजह से काटे जा रहे हैं या कटेंगे, कोई भी कसाई इनको अव्वल तो लेता ही नहीं है, और अगर वो ले भी ले तो वो गोश्त काबिल इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक तो बड़े बड़े फोड़े भी हैं और उसमें से हीक भी आ रही होती है, वो काबिल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग तो ये जहन से बिल्कुल भी निकाल दें कि उनको किसी की कसाई की दुकान पे ये गोश्त मिल भी सकता है। इसी तरह दूध की बात करते हैं, अगर जो जानवर इस बीमारी के अंदर मुब्तला होकर ठीक भी हुए हैं तो उनका दूध काबिल इस्तेमाल नहीं रहता काफ़ी टाइम तक, कम से कम 2 महीने तक। वो दूध आप उबालेंगे तो वो फ़ौरन फट जाएगा, वो काबिल इस्तेमाल आ ही नहीं सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे शबे बारात के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। माह शबान की बात करेंगे, जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान शबान वो महीना है जिसमें अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। 15 शबान यानी आज की रात शब बारात, इस रात की फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इस रात में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और हमने यही सोचा कि आज हम अपने प्लेटफॉर्म से वो तमाम नाज़रीन जो कि हमें देख रहे हैं और जिनको इस हवाले से इल्म नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ये जानें कि आज की रात कितनी अहम, कितनी ज़रूरी और इबादत के लिहाज से कितनी बड़ी रात है। बिल्कुल, तो इसी तमाम तर मामले पर और गुफ्तगू करने के लिए, शब बारात की फजीलत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती साकिब हुसैन शाह अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो शब बारात
रात की आज फजीलत, ख़ूबसूरत रात होगी इंशाल्लाह आज, और मुसलमान दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं इस रात इबादत करेंगे। शब बारात की फजीलत के हवाले से क्या बताना चाहेंगे, क्या फ़ज़ाइल हैं, कितनी अहमियत है इस रात की हमारे मुसलमानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुतअद्दिद रिवायात हैं, और सही रिवायात 25 हैं तकरीबन, और दीगर जो रिवायात हैं उन्हें मिला लिया जाए तो बेशुमार रिवायात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना। अच्छा, इस महीने को फ़जीलत इसीलिए भी ज़्यादा हासिल है कि इस महीने मुबारक में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की जो आयत है कुरान मजीद में नाजिल हुई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा की वजह से ये समझ लीजिए कि इसकी एक फ़जीलत बढ़ गई कि इसमें कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, और फिर दुरूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ना है, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमा दिया मेरा महीना है, और फिर इसका ताल्लुक़ रमज़ान से पहले है, ये रमज़ान से ऐसे जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, क्योंकि रमज़ान फ़जीलत वाला है बेशक, तो ये उसके साथ ऐसे जुड़ गया है तो इसकी फ़जीलत बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और फिर इसकी मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ कि फ़ज़ाइल मनाक़िब अगर बयान किए जाएँ तो काफ़ी वक्त चाहिए इसके लिए, मगर इस महीने की फ़जीलत को देखें और दूसरी तरफ आप शब बारात को देखें। रमज़ानुल मुबारक में शब क़दर है, शब क़दर की वजह से रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत है। बेशक शब क़दर की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, और इस महीने में कुरान मजीद में बयान हुआ कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस महीने में यानी शबानुल मुअज़्ज़म में इसमें इस रात को फ़ैसले फ़रमा देता है। अच्छा, वो फ़ैसले जो हैं, क्योंकि मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ़ इसमें अक़वाल मौजूद हैं और उसमें इख्तिलाफ़ भी है मुफ़स्सिरीन का। अब मैं उस इख्तिलाफ़ में नहीं जाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो बात बताऊँ कि जिससे कि आम लोग जो हमारे भाई सुन रहे हैं, मुसलमान सुन रहे हैं, उन्हें ये पता चले कि इस रात की फ़जीलत का ताल्लुक़ जो है वो कुरान मजीद से कैसे है। जी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये बयान करता है कि इस रात को फ़ैसले कर दिए जाते हैं और शब क़दर को नाफिज़ कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये है मसलन इस रात को ये फ़ैसला हो जाएगा कि कौन इस साल मरेगा, कितना रिस्क कमाएगा, और जो है उसके मामलात क्या होंगे, अब ये लिख दिया जाएगा, ये सब तय हो जाएगा। जी, पूरे साल का। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने जो है लोहे महफूज पर पहले लिख दिया था, तो क्या अब इस महीने में जो है वो बार बार लिखता है? तो मैं समझाने के लिए एक बात कह देता हूँ कि हम हर साल जो है बजट पास कर देते हैं असम्बली में, और हर साल जो है कुछ ना कुछ लिखने का सिलसिला होता है, जबकि पूरे साल ही लिख दिया जाए तो क्या, और फिर पूरी ज़िंदगी भर का एक दफ़ा ही बजट निकालो, जान छुड़ा लो। लेकिन हर साल बजट निकालते हैं कि नहीं, उस साल की नौइयत से देखा जाएगा कि क्या मामलात हैं, उस करंट माहौल को देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। तो अल्लाह ताला तो जानता ही था, चूँकि हम नहीं जानते, हमारी मालूमात के लिए हर साल फ़ैसले होते। सही, हमारी जानकारी से। मुझे आज की रात जागना, इबादत करना, इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो है वो इस रात को सामने रखते हुए इबादत करें, पूरे साल करनी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें सबसे पहले अगर किसी की नमाज़ क़ज़ा हुई हैं तो सबसे पहले इस पूरी रात में वो शुमार कर ले और सारी रात वो क़ज़ा नमाज़ें दोहराता रहे। अच्छा, देखिए, नवाफिल अदा करने के क़ज़ा नमाज़ें, जो फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा की गई वो पढ़ी जाएं। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी बात। मतलब आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज़ है और आप जो है चले हैं सदका खैरात करने के लिए। बेशक, तो जिसका कर्ज़ अदा नहीं हुआ वो कहेगा साहब मेरा कर्ज़ दे दीजिए पहले। तो नमाज जो है वो क़ज़ा जो है पहले अदा करना है। लोग क्या करते हैं, क़ज़ा नमाज ज़िम्मे में है, नवाफिल को अदा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं खूब दबा के नवाफिल पढ़ रहे। भाई पढ़ो, पढ़ने के लिए मना नहीं, और फ़ज़ाइल भी हैं, अगर आप पूछेंगे मैं बता भी दूंगा, लेकिन मामला ये है कि पहले फ़र्ज़ अदा करें। अब मिसाल के तौर पर जैसे फराज भाई के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, अब फराज भाई चाहते हैं कि मैं जो है आज रात नवाफिल अदा करना चाहता हूँ, आज रात में नवाफिल अदा करके ज़्यादा सवाब कमाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल नवाफिल है। सलातुल खैर एक ऐसा नफिल का तोहफ़ा है कि जो मुतअद्दिद कुतुब के अंदर मौजूद। तफसीर बग़वी 1000 साल पुरानी किताब, उसमें इसके बयान मौजूद। रूहुल बयान उसमें मौजूद। मदारिजुन नबुव्वत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब में लिखा कि सलातुल खैर जो है वो ऐसी नमाज है कि जिसमें 50 रकातें होती हैं, और यानी रकातें 100 होती हैं, 50 सलाम होते हैं, 2-2 रकात करके पढ़ते हैं, और जो है एक यानी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा
इसके मैं आपको फ़ज़ाइल बयान करता हूँ, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से जो रिवायत है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी जी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब बराअत के दिन रात को इबादत फरमा रहे थे, 14 रकातें पढ़ी। हज़रत अली फरमाते मैं देख रहा था, हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ी 14 मरतबा, यानी 14 रकातें पढ़ी, फिर 14 मरतबा जो है आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, 14 मरतबा आपने सूरह नास पढ़ी, फिर आपने सूरह तौबा की आखिरी आयत 1 मरतबा पढ़ी। हज़रत अली ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उम्मत भी ऐसा करे तो? सरकार ने फरमाया करेगी तो उसे ये फजीलत मिलेगी कि 20 हज का सवाब पाएगी, सुभान अल्लाह, और 20 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा अगर सुबह होकर वो रोज़ा रख ले, जैसे अब कल का दिन हो, कल हफ्ते का रोज़ा जी, अगर कल का रख ले। ज़बरदस्त। अच्छा, अब फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान कर दिए, और आप देखिए कि सलातुल खैर की तरफ मैं आता हूँ। सलातुल खैर अगर कोई शख्स ये नमाज़ पढ़े, इसको मुतअद्दद अहादीस में बयान किया गया है, इसकी किसी ने नफ़ी नहीं की है। इस नमाज को पढ़ने वाला 100 रकात पढ़ ले अगर, तो उसको ये फजीलत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को उसकी तरफ नज़र रहमत 70 मरतबा फरमाता है। मुफ्ती साहब, ये वो मौजू है जिस पर शायद हम साल गुफ्तगू करें तो वो भी कम। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज की थी आपने कही वो ये कि नवाफिल से पहले अपनी जो नमाजें हैं, क़ज़ा नमाजें हैं, उनको अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर मजीद हम बात नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और दोबारा इस पर तफसीली तौर पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीकेंड पे बेस्ट ऑफ नया दिन जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।